Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. Now today we are going to discuss 10 important questions of CSIR NET and IIT JAM. Now today we will discuss the 10 question from modern algebra. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले अपकमिंग वीडियोस के बारे में जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जितना ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज कि द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम S6 टू Z6। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि द नंबर ऑफ सब ग्रुप फ्रॉम Sn टू Zn। सपोज फॉर एग्जांपल Sn से लेके Zn तक का जो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होंगे वो डिपेंड करता है यहां पे n पे। इफ n इज ऑड then number of homomorphism is 1 and if n is even then number of homomorphism is 2। but यहाँ पे Z6 है and 6 is even number, तो therefore the number of homomorphism, the number of group homomorphism is 2। तो therefore B option is correct। तो सिंपल रूल है, जब भी होमोमॉर्फिज्म चेक करना हो तो हम सिंपल क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि जब भी Sn से लेके Zn तक का नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म चेक करना हो तो द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Sn टू Zn विच डिपेंड ऑन Zn, इफ n इज इवन देन देयर आर 2 नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड इफ n इज ऑड देन देयर आर ओनली 1 ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। The question number 2 is the integral domain are Euclidean array. Which of the integral domain are Euclidean domain? अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा डोमेन यूक्लिडियन डोमेन होगा। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूक्लिडियन डोमेन। तो यूक्लिडियन डोमेन तो प्रॉपर अगर यूक्लिडियन डोमेन की डिस्कस करें तो यूक्लिडियन डोमेन क्या होता है कि लेट सपोज कि R एक सपोज कोई भी एक इंटीग्रल डोमेन है, देन R इज सेड टू बी इंटीग्रल डोमेन इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन D विच इज गोइंग फ्रॉम रिंग टू R स्टार टू Z प्लस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R स्टार? R स्टार इज द रिंग एक्सक्लूडिंग जीरो, मीन्स जीरो को निकाल देंगे फिर जितने भी रिंग के एलिमेंट बचेंगे उसको आर स्टार बोलते हैं, से लेके जेड पॉजिटिव तक। सच दैट द फर्स्ट कंडीशन इज इफ ए इज लेस देन बी देन डी ऑफ ए इज लेस देन डी ऑफ बी। कि अगर सपोज ए और बी कोई भी एलिमेंट लेंगे, अगर ये लेस देन बी है तो इसका जो इमेज होगी वो भी क्या होगी, लेस देन होगी। नाउ द सेकेंड is very important, that is for every A belongs to R there exists a B belongs to R star such that for every A belongs to R and B belongs to R star there exists R and Q belongs to R star belongs to R such that R and Q belongs to R such that which depend on A and B, कि A can be written as BQ plus R where R is equal to 0 or degree D of B is less than D of A। Now this is the definition of proper definition of Euclidean domain। तो ये तो डेफिनेशन हो गई यूक्लिडियन डोमेन की। सिंपल ये कहता है कि यूक्लिडियन डोमेन किसी भी इंटीग्रल डोमेन को यूक्लिडियन डोमेन तब कहेंगे जब एक फंक्शन डिफाइन होगी आर स्टार से लेके जेड प्लस तक सच दैट कि वो इस दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। द फर्स्ट कंडीशन इज कि अगर डोमेन की कोई भी दो एलिमेंट
ए और बी से छोटा है तो उसकी इमेज भी क्या होगी, एक दूसरे से छोटी होगी। और सेकंड हमारे पास यूक्लिडियन एल्गोरिदम सेटिस्फाई होना चाहिए, जिसे हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम भी कहते हैं, कि अगर कोई भी एलिमेंट रिंग का लेंगे तो आर स्टार यानी कि 0 को छोड़ के एक ऐसी एलिमेंट एग्जिस्ट होगी। एक्चुअल में इसलिए नहीं होता क्योंकि ए अपॉन बी करेंगे तो अगर नंबर में पढ़े जैसे कि डिवीजन में तो बी नॉन जीरो होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे बी आर स्टार को बिलोंग करना चाहिए। तो देयर एग्जिस्ट आर एंड क्यू। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो ये हमारे पास रिमाइंडर और ये क्वोशंट होता है। तो सच दैट कि ए को इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आर की वैल्यू या तो 0 होगी या तो डी ऑफ बी इज लेस देन डी ऑफ ए। तो ये तो डेफिनेशन होगी यूक्लिडियन स्पेस, यूक्लिडियन डोमेन की। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन समझते हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो पहले हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है। वी ऑलरेडी नो दैट आइडियल। तो अगर सपोज कोई भी आइडियल अगर एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है उसे हम प्रिंसिपल आइडियल कहते हैं। और अगर सपोज कोई भी इंटीग्रल डोमेन के अंदर जितने भी आइडियल होंगे वो सारे कैसे होने चाहिए, प्रिंसिपल आइडियल होने चाहिए। अगर रिंग के अंदर किसी भी इंटीग्रल डोमेन के अंदर अगर सारे आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है, दैट मीन्स कि वो आइडियल को हम प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहते हैं। तो किसी भी रिंग को हम प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कब बोलेंगे, उस रिंग के अंदर जितने भी उसके आइडियल्स होंगे वो सारे कैसे होने चाहिए, प्रिंसिपल आइडियल, यानी कि सारे एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होने चाहिए। तो अब दो ये रिजल्ट याद रखना है और एक रिजल्ट याद रखना है कि अगर कोई भी फील्ड है, कोई भी रिंग अगर फील्ड है तो ये इंप्लाई करती है कि वो यूक्लिडियन डोमेन होगी। अगर कोई भी यूक्लिडियन डोमेन है तो वो हमेशा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगी, और कोई भी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो फैक्टराइजेशन डोमेन होगी, और इसी तरीके से वो सारे इंटीग्रल डोमेन। तो इस तरीके से कुछ हमारे पास साइकिल चलता है, ठीक है। तो इसका भी यूज करेंगे। तो ये 3 कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दो, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो हमें चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल डोमेन आर यूक्लिडियन डोमेन। तो अभी मैंने कहा कि सारे यूक्लिडियन डोमेन इंटीग्रल डोमेन होते हैं, मींस अगर कोई भी फंक्शन अगर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन ही ना हो तो वो तो इंटीग्रल डोमेन हो ही नहीं सकता, यूक्लिडियन डोमेन तो नहीं हो सकता। तो क्लियरली जेड ऑफ एक्स ये पीआईडी नहीं, यानी कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं। क्यों? क्योंकि इसके सारे आइडियल प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक पॉलिनोमियल ले लें, अरे एक आइडियल ले लें जो जनरेट होता है 2x से, यानी कि इसके जो एलिमेंट होंगे वो किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू सपोज एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो क्लियरली यहाँ पे 2 एलिमेंट से जनरेट हो रही है। तो ये जो आइडियल है, अगर कोई भी आइडियल 2 एलिमेंट से जनरेट हो रही है तो उस आइडियल को और जेड ऑफ एक्स को हम जनरेट करा सकते हैं 2x से। तो ये जो है ये आइडियल कैसा आइडियल है, ये क्या करती, जनरेट करती जेड ऑफ एक्स को, बट ये कैसा आइडियल नहीं है, दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल आइडियल। प्रिंसिपल आइडियल क्या कहता है कि वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा, बट यहां ये कितने एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, 2 एलिमेंट से। तो क्योंकि इसके सारे आइडियल जेड ऑफ एक्स के सारे आइडियल प्रिंसिपल आइडियल नहीं है, इसलिए जेड ऑफ एक्स क्या नहीं होगा, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं होगा। अब जो चीज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन ही नहीं है तो देन वी क्लियरली से दैट इट इज नॉट अ यूक्लिडियन डोमेन। अब क्लियरली यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, क्लियरली ये भी क्या नहीं होगा, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं होगा, तो देयरफॉर यूक्लिडियन डोमेन भी नहीं होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ए को भी हम चेक कर सकते हैं कि जेड रूट -3 ये कभी भी यूक्लिडियन डोमेन नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये तो थ्योरम है कि जेड ऑफ एक्स, जो जेड ऑफ एक्स होता है अपॉन 2x ये हमेशा आइसोमॉर्फिक होती है। आपको रिजल्ट याद रखना, ये आइसोमॉर्फिक होती है। और फील्ड, एक फील्ड जिसके पास कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट। तो देयरफॉर फील्ड है और सारे फील्ड क्या होते हैं, हमेशा यूक्लिडियन डोमेन होते हैं। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर 4 इज राइट एंड ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 आर रॉन्ग। Now the question number 263. Now the 263 is depend on Calva group.
अब ये जो क्वेश्चन है मैं लेने वाला नहीं था, बट अब रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा था तो उसमें ये क्वेश्चन आ गया, क्योंकि गैल्वा ग्रुप ऐसा है कि इसके क्वेश्चंस इतने हार्ड तो नहीं होते, बट इसके जो डेफिनेशन है उसके लिए बहुत कुछ पता होना चाहिए। गैल्वा ग्रुप एकदम आखिरी स्टेज में पढ़ते हैं जब हमारे पास हमें अच्छी नॉलेज हो ग्रुप थ्योरी की, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, फील्ड एक्सटेंशन क्या होती है, सॉल्वेबल ग्रुप क्या होता है, और इसके बाद फिर फ्री रेडिकल्स। तो बहुत कुछ पता होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे हम उतना यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि लेट जी बी अ गैल्वा ग्रुप of the splitting field x is to phi minus 2 over q, then which of the following statements are true? कि G cyclic होगी, G non abelian होगा, the order of G is 20 होगी, या फिर G has an element of order 4। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को पहले। तो हमें एक गैल्वा ग्रुप फाइंड करना, ठीक है। पहले अब गैल्वा ग्रुप के डेफिनेशंस को समझते हैं। मान लो अगर सपोज E इज द एक्सटेंशन ऑफ F, सपोज E इज अ फील्ड एक्सटेंशन ऑफ F, यानी कि सिंपल बोल सकते हैं कि E इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F, या तो ये कह दो कि E इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F, या फिर फील्ड की बात करें तो E इज अ फील्ड एक्सटेंशन ऑफ F। देन डिफाइन अ मैप F फ्रॉम E टू E। कैसा मैप डिफाइन करना है? ऑटोमॉर्फिज्म। द नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम E टू E सच दैट की फाई फिक्सेस F। अरे यानी कि जो फाई होगी वो फिक्स करेगी एवरी एलिमेंट ऑफ F। यानी कि अगर सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू x होगा, इफ x किसको बिलोंग कर रही है? F को बिलोंग कर रही है। तो ये डेफिनेशन है कि अगर E इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ F, then the group of all automorphism from E to E, यानी ग्रुप फॉर्म करेंगे उन सारे ऑटोमॉर्फिज्म का E से लेके E तक, सच दैट कि वो F के सारे एलिमेंट को फिक्स करते हैं। ये डेफिनेशन है हमारे पास गैल्वा ग्रुप की। तो गैल्वा ग्रुप हम इसे ऐसे लिखते हैं कि ये हमारे पास एक गैल्वा ग्रुप हो जाएगी E ओवर F। तो E ओवर F के ऊपर ये गैल्वा ग्रुप हो जाएगा, यानी कि एक नंबर ऑफ अरे जो ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम E टू E सच दैट कि फाई फिक्सेस ऑल द एलिमेंट ऑफ F, वेयर F इज अ सबफील्ड। सबफील्ड कह सकते हैं क्योंकि E अगर हमारे पास उसके एक्सटेंशन फील्ड है तो F क्या हो जाएगा? उसका सबफील्ड। तो ना ये हमें यूज क्या करना है कि हमें एक ग्रुप निकालना है x⁻² माइनस 2 ओवर Q। तो सपोज अगर मैं एक एलिमेंट ले लूं कि सपोज xi इज द फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। अगर सपोज ये फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, देन जो इसके रूट होंगे ना वो सारे कैसे होंगे? 1 इंटू 2⁻² इंटू 1, 2⁻² इंटू xi, 2⁻² इंटू xi स्क्वायर, 2⁻² इंटू xi क्यूब एंड 2⁻² इंटू xi⁴। तो ये हमारे पास इसके रूट हो जाएंगे। तो x² माइनस 2 के इस तरीके से हमारे पास रूट हो जाएंगे। तो अगर जब हम गैल्वा ग्रुप फॉर्म करेंगे तो हमारे पास गैल्वा ग्रुप की जो ऑर्डर होगी वो किसके हो जाएगी? तो हमारे पास ये एक्सटेंशन हो जाएगा 2⁻², कॉमा ये जो भी फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है ओवर Q। तो यानी कि इसकी जो ऑर्डर हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 यानी कि 20। या फिर सिंपल हम कह सकते हैं जो हमारे पास इससे गैल्वा ग्रुप फॉर्म होगी, याद रखना है गैल्वा ग्रुप की जो ये ग्रुप जो नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म होती है वो कितने होंगे, या फिर गैल्वा ग्रुप ओवर F की जो कार्डिनलिटी होती है वो हमेशा लेस देन होती है द इंडेक्स ऑफ दिस। यानी कि सपोज E ओवर F
अगर इसका गैल्वा ग्रुप निकालना है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम ई टू ई विच फिक्सेस एफ, तो इसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो हमेशा लेस देन होती है, यानी कि गैल्वा ग्रुप की जो दोनों का आपस में इंडेक्स होगा, इंडेक्स या फिर इसे हम कह सकते हैं कि जो भी इसकी डिग्री होगी, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन या फिर डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ई और एफ, तो उससे हमेशा लेस देन। तो जी एक ग्रुप होगी जिसकी ऑर्डर कितनी होगी 20, एंड वी नो दैट कि ये हमारे पास एक फ्रोबेनियस ग्रुप आता है। तो याद रखना है कि फ्रोबेनियस ग्रुप क्या होता है कि C4 इंटू C5। बट अगर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे G20 की, तो G20 के पास टोटल 5 ग्रुप होते हैं, जिसमें से 2 तो साइक्लिक होती है, एक Z20 और एक हो जाता है Z2 इंटू Z10। और कौन से ग्रुप होते हैं, एक आई थिंक कुछ डी साइक्लिक ग्रुप होती है, ये भी बहुत ही एडवांस लेवल का है, डी साइक्लिक ग्रुप। और एक होता है इसे हम शायद अफाइन ग्रुप कहते हैं, जनरल अफाइन ग्रुप, जनरल अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप। तो इसके लिए हमें लाई ग्रुप वगैरह पता होना चाहिए। और एक ग्रुप होता है जो हमें पता है D10। अब क्लियरली जो हमारे पास Z4 ये जो फ्रोबेनियस ग्रुप आ रहा है, क्लियरली ये एक साइक्लिक ग्रुप होता है विच इज आइसोमोर्फिक Z20, क्योंकि वो डाइसाइक्लिक ग्रुप भी नहीं हो सकता, जनरल अफाइन भी नहीं हो सकता, D10 भी नहीं हो सकता, और ये तो ऑलरेडी नहीं हो सकता। तो यानी कि ये आइसोमॉर्फिक होती है Z20 से। अभी नो दैट कि Z20 कैसा ग्रुप है, एक साइक्लिक ग्रुप है। और अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो जितने भी एलिमेंट की ऑर्डर उसको डिवाइड करती है तो उस ऑर्डर की यूनिक एलिमेंट होती है। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 है, तो 10 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 2 4 डिवाइड 10, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 एंड देयर एग्जिस्ट अ फाई ऑफ, सपोज ऑर्डर है D1 D2 D3, तो DI द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर DI कितने होंगे, 5 ऑफ DI, यानी कि जितने भी उसके आइलर फंक्शन। तो क्लियरली Z20 को 4 टू डिवाइड करता है, मतलब उस ऑर्डर के उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो देयरफॉर G साइक्लिक है, तो क्लियरली G साइक्लिक है, तो ऑप्शन ए राइट। कह रहा है नॉन अबेलियन, तो रॉन्ग। थर्ड कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ G20, तो हाँ 20 है। G के पास एलिमेंट होंगे ऑर्डर 4 के, तो यस G के पास एलिमेंट होंगे ऑर्डर 4 के। नाउ द क्वेश्चन नंबर 264। अब इसमें निकालना है पॉजिटिव डिवाइजर। अब वी नो दैट कि पॉजिटिव डिवाइजर का सिंपल फॉर्मूला होता है, मैं ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुका हूं कि अगर किसी n नंबर को हम p⁴1 p⁴2 सॉल्व अप टू pk⁴k के फॉर्म में लिख रहा हूं, जहां पे हो सकता है कि ये अल्फा में भी सेम हो सकते हैं, बट सारे pi कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स होते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि जो पावर होंगी α1 + 1, α2 + 1, सॉल्व अप टू k + 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। और अल्फा हो सकता है कि वो सेम हो जाए, तो कुछ नहीं करना है। अब 50,000, अब इसको प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। 50,000 को कैसे लिख सकते हैं, 1000 हमें पता है कैसे लिखते हैं, 2⁵ इंटू 5⁵3, तो बचा 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो यहाँ पे 2 की कितनी पावर आ रही है, 3 1 4, 2⁴ आ रहा है, और यहाँ पे 5 की कितनी पावर हो रही है, 5। तो देयरफॉर 4 और यहाँ पे 5, तो 4 का एक नंबर इंक्रीज करेंगे तो 5 होगा, 5 का एक नंबर इंक्रीज करेंगे तो 6, 6 5 जा 30। तो देयरफॉर टोटल 30 डिवाइजर ऑफ 50,000, तो 50,000 के टोटल डिवाइजर कितने हो जाएंगे, 30। तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज राइट, A C D ऑप्शन आर रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि नंबर कैसे होगा। अब √2 है, e⁻⁴ को क्या लिख सकते हैं हम, cos π + i टाइम्स sin π, sin π तो 0, cos π की वैल्यू होती है -1, यानी -√2, और -√2 कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। तो देयरफॉर इरेशनल करेक्ट, रैशनल नंबर है नहीं। ट्रांसडेंटल नंबर मतलब जैसे कि e⁻x log x, उसे हम बोलते हैं ट्रांसडेंटल नंबर, या फिर ट्रांसडेंटल नंबर उसको बोलते हैं कि वो किसी भी अलजेब्राइक, किसी भी उस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन नहीं होगा जिसके कोएफिशिएंट रैशनल से आते हैं, क्योंकि बट यहाँ पे √2 तो ऐसा नहीं है, √2 एक अलजेब्राइक नंबर है, यानी कि इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो किसी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन के, मतलब किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट है जिसके कोएफिशिएंट रैशनल नंबर से होंगे।
तो सिंपल ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का सॉल्यूशन है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर इरेशनल राइट हो जाएगा। बी, क्या इमेजिनरी नंबर है? नहीं, तो ये रॉन्ग। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 266। अब 266 में ये कह रहा है कि द लेट एफ बी अ फील्ड 8 एलिमेंट, तो वो सारे एक्स बिलोंग, मतलब ए सेट डिफाइन किया है कि वो सारे फील्ड के एलिमेंट होंगे कि एक्स एस टू 7 इज इक्वल टू 1 और एक्स एस टू के इज नॉट इज इक्वल टू 1। मीन्स अगर एक फील्ड है, उस फील्ड के पास 8 एलिमेंट है, तो ऐसे कितने एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर 7 है। सिंपल ये कहना चाहते हैं। तो ये सिंपल इसका फॉर्मूला होता है कि जैसे यहां पे x एस टू के इज इक्वल टू 1 दिया है, तो इसका फाई फंक्शन निकाल दो, यानी कि x फाई ऑफ k। तो यहां पे कितने एलिमेंट है? यहाँ पे तो 7 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे? तो फाई ऑफ 7, और फाई ऑफ 7 कितना होगा? प्राइम नंबर है, तो इसके रिलेटिवली प्राइम कितने होंगे? 6। तो देयरफॉर जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएंगे। तो देयरफॉर ऑप्शन डी करेक्ट, ए बी सी ऑप्शन रॉन्ग। अब क्वेश्चन नंबर, कंसिडर द ग्रुप जेड क्यू बाय जेड, मतलब एक क्वेश्चन ग्रुप है, तो क्यू बाय जेड के एलिमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? क्लियरली जो जी के एलिमेंट होगी, जी के एलिमेंट क्या है? क्यू बाय जेड, यानी कि इसके जो सारे एलिमेंट होंगे वो एक्स प्लस जेड के फॉर्म में होंगे, सच दैट एक्स बिलोंग करेगा क्यू को। तो इसके सब ग्रुप कैसे होंगे? तो अगर इसकी मैं सब ग्रुप की बात करूं तो इसकी सब ग्रुप कुछ इस तरीके से होगी कि 1 बाय एन प्लस जेड। इसके सारे सब ग्रुप तो इसी फॉर्म में होंगे, क्योंकि रैशनल नंबर कैसे फॉर्म में होता है? m बाय एन। तो अगर इसके सारे सब ग्रुप 1 बाय एन के फॉर्म में होंगे, जहां पे n बिलोंग करेगा किसी इंटीजर्स को, तो क्लियरली ये कह रहा है, तो ये हमारे पास कुछ सब ग्रुप होगी, और ये कैसा होता है? हमेशा यूनिक सब ग्रुप होता है। इसे हम चेक कर सकते हैं। ये कह रहा है कि कंसिडर द ग्रुप जी क्यू बाय जेड एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, देन देयर इज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर। तो हमारे पास यही एक साइक्लिक सब ग्रुप होगी, वो भी यूनिक होगा। ये कह रहे हैं नॉट नेसेसरी कि उसके पास ऐसे साइक्लिक सब ग्रुप नहीं होंगे, बट हमारे पास है 1 बाय एन प्लस जेड, ये एक साइक्लिक सब ग्रुप है जो जनरेट करता है क्यू बाय, ये हमारे पास एक साइक्लिक सब ग्रुप है और भी यूनिक है। तो ये कह रहे हैं कि नॉट नेसेसरी, तो रॉन्ग। ये कह रहे हैं कि यस यूनिक वन, यूनिक होता है, तो यूनिक। तो सी कह रहा है कि यस बट नॉट नेसेसरीली यूनिक, तो ये रॉन्ग, और नेवर तो ये होगा ही नहीं। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ अब क्वेश्चन नंबर, द नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z2 टू Z28। तो एक तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, एक तो सिंपल फॉर्मूले से कर सकते हैं, या फिर रिंग होमोमॉर्फिज्म निकाल सकते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं कि रिंग होमोमॉर्फिज्म एंड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में डिफरेंस क्या होता है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड रिंग होमोमॉर्फिज्म इज दैट कि जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में हम सिर्फ एक ही ऑपरेशन पे डिपेंड करते हैं, यानी कि एडिशन है तो एडिशन के रिस्पेक्ट में, अगर वो मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। बट यहां पे ऐसा नहीं होता, यहां पे दोनों ऑपरेशंस को प्रिजर्व करना चाहिए, यानी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों अगर ऑपरेशन को प्रिजर्व कर रहे हैं, तब हम कहते हैं वो रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिंग होमोमॉर्फिज्म एंड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला है कि अगर सपोज Zm से लेके Zn तक जो नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म होते हैं वो होते हैं T रेज़ टू W ऑफ n माइनस W ऑफ n अपॉन GCD ऑफ Mn। तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला हो जाता है। अब जहां पे ये जो W ऑफ n है ना, W ऑफ n को हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। इस n के जितने भी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स होंगे, तो अब यहाँ पे n क्या है हमारे पास 28 है, तो 28 के नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितने होंगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 7, यानी कि 2 और 7। तो यहाँ पे 2 और 7 ये दो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर है, यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, तो यहाँ पे 2 माइनस ओमेगा ऑफ, अब यहाँ पे n के प्लेस पे क्या लिखेंगे 28, और दोनों का जीसीडी निकालना है। अब जीसीडी mn का निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास m क्या है, m की वैल्यू है 12, तो 12 का जीसीडी
तो हम लोग के पास जो जीसीडी होगा किसका 12 और 28 का कितना हो जाएगा 4, यानी कि कैंसिल होके 7। तो देयरफॉर 2 का स्क्वायर, अब 7 के प्राइम फैक्टर कितने, 7 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 4 यानी कि 7। तो ये हो जाएगा 2, तो 4 7 जो 28, ठीक है। तो W ऑफ 7, तो 7, तो W ऑफ 7 को तो एक ही प्राइम फैक्टर है, तो यानी कि यहाँ पे 1। तो देयरफॉर 2 रेज़ टू 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। तो देयरफॉर कितने प्राइम फैक्टर, तो इसके पास नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितने हो जाएंगे 2। बट क्वेश्चन में हमारे पास नॉन ट्रिवियल पूछा है, तो अब ये टी में तो एक ट्रिवियल भी होगा, क्योंकि हमेशा एक ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म तो होती ही है। तो देयरफॉर जो ऑप्शन नंबर जो बी एंड सी डी रॉन्ग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में नॉन ट्रिवियल पूछा है। नॉन ट्रिवियल मतलब आइडेंटिटी को छोड़ के, बट एक आइडेंटिटी तो हमेशा होगा। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम कम है क्योंकि चार्जिंग खत्म होने वाला है, तो फटाक से क्वेश्चन नंबर 269 ये होमवर्क में रहेगा कि एक ग्रुप है 1 से लेकर 16 तक, अंडर ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 17, देन द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 3 निकालना है। अब ये हमारे पास ग्रुप है 1 से लेकर 16 तक,